Hello students, this is our question number 28 for the series going on for competitions like JEE, NEET, etc. This is the question from rotational dynamics. Basically it is based on the center of mass concept. Center of mass की जो concept है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. इसके अंदर बच्चों एक ब्लॉक दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, और ये एक सिलेंडर दिया हुआ है. सिलेंडर को भी है जो होल्ड करके रखा हुआ है. अंडरस्टैंड, ऑल सरफेसेज आर द फ्रिक्शनलेस, मतलब जिस पे ये ब्लॉक पड़ा हुआ है वो सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है. और अगर मैं इस सिलेंडर को रिलीज़ करूंगा तो ये जो स्लिप होता हुआ है जो ट्रेवल करेगा इस सेमी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो ये सरफेस भी है जो फ्रिक्शनलेस है. तो फ्रिक्शनलेस, ऑल द सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस. इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो ऑल द सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस. अंडरस्टैंड. हाँ, अब बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जब इस सिलेंडर को रिलीज किया जाएगा तो ये सिलेंडर है जो रोल करता हुआ जब स्लिप होता हुआ जब बी पे पहुंचेगा, तो जिस समय वो बी पे पहुंचेगा उस समय तक ये नीचे वाला ब्लॉक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. समझ आ रही है मैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकेगा, कब, जबकि ये सिलेंडर रोल करता हुआ बी तक पहुंचता है. और इसी का सेकेंड पार्ट है कि जब वो बी पे पहुंचता है, अंडरस्टैंड, तो फिर है जो ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, किसकी, कब, जब ये सिलेंडर है जो स्लिप होता हुआ बी पे आएगा तो इस ब्लॉक की स्पीड, ये ब्लॉक है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, इट इज द ब्लॉक, अंडरस्टैंड, और ये सिलेंडर है आपका, सिलेंडर. तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. देखो बच्चों, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट काम में लेंगे. अब बच्चों इस फिगर के अंदर आप नोट कर रहे होंगे कि द फोर्स, ओनली फोर्स प्रेजेंट इज, ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट आर अलोंग द वाई डायरेक्शन. जितने भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो इसका वेट है, अंडरस्टैंड, और इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन है जो कि सरफेस इसके ऊपर अप्लाई करती है, तो वेट भी नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स. इसी टाइप से जब ये सिलेंडर स्लिप होता हुआ नीचे आता है तो इसके ऊपर भी mg ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. तो फिर बच्चों जितने भी फोर्स इसके ऊपर अगर आप एक्ट करते हुए माने तो वो केवल है जो वाई एक्सिस की तरफ है. किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस की तरफ. एंड देयर इज नो, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं, कि सिंस देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन द सिस्टम, और सिस्टम में इंक्लूड किया है मैंने एक तो ब्लॉक और एक प्लस सिलेंडर को. ब्लॉक और सिलेंडर का जो सिस्टम है उसके अंदर हम ये नोट कर रहे हैं कि जो फोर्स वर्क कर रहा है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्क कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्क कर रहा है. इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, कौन सी, बॉटम मोस्ट, जो बॉटम है ब्लॉक जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन वो भी दे रहा है, अपवर्ड्स डायरेक्शन में दे रहा है, अंडरस्टैंड. ये जो सिलेंडर है उसको भी अगर इस सिस्टम का पार्ट मान लें तो इस सिलेंडर के ऊपर भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, यानी ऑल द फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन, अंडरस्टैंड. लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग है जो कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. तो इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, यूं लिख देता हूं मैं, डज नॉट चेंज अलोंग एक्स एक्सिस. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है जो बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज नहीं होगी, क्योंकि बच्चों है जो ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास की मोशन के अंदर जो रोल है वो एक्सटर्नल फोर्स का होता है, और सिंस एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है तो फिर है जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इट रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर द मोशन, अंडरस्टैंड. यानी उसका सेंटर ऑफ मास है जो अगर इनिशियली वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और जहां है वहीं रहेगा. किस केस के अंदर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डायरेक्शन के अंदर है जो उसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा बच्चों. ये पॉइंट आपको समझ में आया बच्चों, कि इसके अंदर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है जो कोई फोर्स नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, या सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट तो है जो फिक्स ही रहेगा. अब जैसे वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम बात करें
तो फिर बच्चों वाई एक्सिस के अलॉन्ग है जो इस ओवरऑल, अगर इसको एक सिस्टम मान लें, है ना, इसको पूरा सिस्टम मान लें, तो इस सिस्टम के ऊपर फोर्सेस जो है, एक तो W इक्वस टू वेट, वेट किसका, इसका भी इंक्लूड हो जाएगा, इसका भी इंक्लूड होगा बच्चों, इसका और इसका वेट और इसका वेट है जो नीचे की ओर वर्क करेगा, W, वो कैपिटल M प्लस स्मॉल m G, और एक एक्ट करेगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों अगर ओवरऑल इन दोनों का सिस्टम मान लिया जाए, किसको, इस ब्लॉक को और इस बॉल को, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट W इक्वल टू M प्लस G और नॉर्मल रिएक्शन दोनों है जो क्या है बच्चों, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो फिर उस कंडीशन के अंदर तो ब्लॉक सिलेंडर सिस्टम के ऊपर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शंस को काउंटर बैलेंस कर रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अभी अपन को बात करनी है केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग का। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो बच्चों देयर इज नो फोर्स, कोई फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव नहीं करेगा, यानी उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस के ऊपर तो है, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अंडरस्टैंड। हाँ बच्चों अब इस लाइन पर वर्क करते हैं। तो सिंस एक्सीएम इक्वल्स टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, अंडरस्टैंड। और है जो मैं ये मान लूँ कि इनिशियली कब, जब इसको रिलीज नहीं किया है आपने, उस समय इस पूरे सिस्टम का, किसका सिस्टम का, ये वाला सिस्टम, इस सिस्टम का है जो जहां सेंटर ऑफ मास है वहीं मैं ओरिजिन मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, मतलब इनिशियली जब आपने सिलेंडर को रिलीज नहीं किया है उस समय सिलेंडर और ब्लॉक इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, अंडरस्टैंड। और जिस जगह है जो उसका सेंटर ऑफ मास है मैं वहीं है जो क्या मान लेता हूं, ओरिजिन ऑफ द फ्रेम मान लेता हूं। यानी आप जो फ्रेम अज्यूम कर रहे हो XYZ वाला, उसका ओरिजिन भी वहीं है। तो एक्सीएम इक्वल्स टू 0 है ना। तो लेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ब्लॉक प्लस सिलेंडर लाइज एट ओरिजिन, एट ओरिजिन ऑफ फ्रेम। आपने जो XYZ वाली जो फ्रेम ले रखी है उसके ओरिजिन पे, तो इंप्लाइज एक्सीएम इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज M1 x1 प्लस M2 x2 इक्वल्स टू भी 0, इंप्लाइज M1 x1 इक्वल्स टू माइनस M2 x2, अंडरस्टैंड। और इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज की टर्म में लिखूं, अंडरस्टैंड, चेंज की टर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों M1 तो फिक्स है, चेंज आएगा सिर्फ डेल्टा x1 और ये माइनस M2 और ये आ जाएगा डेल्टा x2। इट इज़ द इक्वेशन 4। यहीं से ही आया है बच्चों। मैं अगर डेल्टा लगा देता हूँ दोनों साइडों में, जैसे फॉर एग्जांपल है जो मैं ऐसा कर देता हूँ, डेल्टा M1 x1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा M2 x2, यानी मैं चेंज की टर्म में लिख रहा हूँ। तो फिर M1 तो फिक्स है तो ये डेल्टा x1 हो जाएगा, फिर M2 फिक्स है, ये हो जाएगा डेल्टा x2। ये इक्वेशन चेंज की टर्म में हो जाएगी। यानी वन, उस सिस्टम में दो बॉडीज इन्वॉल्व है जिसमें से एक बॉडी का है जो डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, दूसरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, है ना। M1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट M1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, और डेल्टा x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉडी, M2 इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी एंड डेल्टा x2 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड बॉडी, अंडरस्टैंड। और बीच में माइनस का साइन और ये इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आती है बच्चों, अंडरस्टैंड। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। हाँ बच्चों, अब आपने इसकी चेंज की टर्म में लिख दिया। अब आपकी फर्स्ट बॉडी को मैं सिलेंडर मान लेता हूँ बच्चों। क्या मान लेता हूँ, सिलेंडर। और मैं ग्राउंड फ्रेम में वर्क कर रहा हूँ। किस में वर्क कर रहा हूँ, मतलब ग्राउंड के ऊपर भी मैं एक फ्रेम रख रहा हूँ। मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इनकी पोजीशंस, अंडरस्टैंड। हाँ, नाउ फर्स्ट बॉडी मेरी लेट सिलेंडर है, तो M1 की जगह आ जाएगा स्मॉल m,
इसके बाद डेल्टा x1। अब बच्चों ये सिलेंडर जब स्लिप होता हुआ यहाँ पहुँचता है, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन के अंदर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है इसकी रेडियस के इक्वल्स टू। देखो बच्चों ये रेडियस के इक्वल्स टू मतलब यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है वो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, कहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी जब वो यहाँ होगा तो फिर जिसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस ट्रेवल की है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो है वो इस डायरेक्शन में है और वो पॉजिटिव है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट। वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अंडरस्टैंड, वो उसका एक्स डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट में वो टुवर्ड्स राइट है। तो वी विल यूज कैपिटल प्लस आर माइनस स्मॉल आर, सॉरी आर माइनस स्मॉल आर, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, अंडरस्टैंड। इसका सेंटर यहाँ है, ये लाइन, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दैट इज कैपिटल, ये वाली डिस्प्लेसमेंट कैपिटल, ये मतलब आप ये जो यूं अगर करना चाहो तो ये चाहिए आपको, तो ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हुआ इसलिए। इसके बाद है जो m2 जो मास है, लेट इस ब्लॉक का मास है, तो ये हो जाएगा माइनस कैपिटल M और डेल्टा x2 आपको फाइंड करना है, अंडरस्टैंड, डेल्टा x2 आपको फाइंड करना है। तो डेल्टा x2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस स्मॉल m कैपिटल R माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक वो ड्यू लेफ्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक वो लेफ्ट साइड में होगा बच्चों, क्योंकि माइनस साइन आया, इसके लिए इस डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव साइन काम में लेते हैं, इस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन काम में लेते हैं। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ब्लॉक का इस डायरेक्शन में होगा, अंडरस्टैंड, ताकि सच दैट द सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है जो अगेन फिक्स रह सके। बच्चों बात समझ में आई तुम्हारे को कि अगर है जो यहाँ से यहाँ तक अगर ये स्लिप होता है तो चूंकि ये जो सेंटर ऑफ यहाँ से यहाँ तक स्लिप होने के अंदर है जो इस सिलेंडर ने जो राइट साइड में है जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट को फिक्स रखने के लिए ये ब्लॉक जो है वो स्लाइटली है जो लेफ्ट में शिफ्ट होगा और उसका लेफ्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है माइनस साइन आया, इट मीन्स लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो ये आपका है जो बच्चों हाउ फार एज द ब्लॉक मूव्ड व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक, उसका आंसर आपका ये रहेगा, है ना। इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक व्हेन सिलेंडर रीचेस टू बॉटम। इसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट है हाउ फास्ट इज द ब्लॉक मूविंग व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक। उस दौरान है जो ये जो सिलेंडर ये जो ब्लॉक है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो कंफर्म है, कौन सा ये नीचे वाला ब्लॉक, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी। तो उसके लिए जो बच्चों मैं एनर्जी कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूं, सॉरी, क्योंकि सिंस फ्रिक्शन इज एब्सेंट, अंडरस्टैंड, फ्रिक्शन है जो बच्चों एब्सेंट है इस केस के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी भी ये जो क्या रहेगी सिस्टम की कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि ये जो मोशन जो है बच्चों इनकी ये जो ऐसे ट्रैक्स के ऊपर है, ये जो सिलेंडर है जो स्लिप होगा तो इस ट्रैक पे चलेगा तो ये भी फ्रिक्शनलेस है, तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ब्लॉक अगर लेफ्ट साइड में चलेगा तो ये सरफेस है, ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, अंडरस्टैंड। तो फिर इस केस के अंदर है जो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इसका बी पार्ट जो है मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए बी, हाँ बच्चों, सिंस नो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, नो फ्रिक्शन implies काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, वो कंजर्व्ड रहेगी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बच्चों, क्योंकि स्पीड जो बच्चों वेलोसिटी जो है उसमें लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, कॉलिजन की वजह से, इस टाइप से, अंडरस्टैंड। तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, देयर इज नो कॉलिजन इन्वॉल्वड हियर एंड देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एट ऑल ऑन द सर्फेसेस बाय द सर्फेसेस ऑन विच द सिलेंडर एंड ब्लॉक इज मूविंग, नो फ्रिक्शन। तो इसका मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो बच्चों स्टार्टिंग में जो इसके पास है जो एक पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ,
अंडरस्टैंड। मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, ये रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका जो जब ये बॉटम पे आ जाता है तो ये इसका सेंटर है बच्चों, तो इट इज़ द रेफरेंस लेवल। तो रेफरेंस लेवल वो लेवल होता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू इज अज्यूम टू बी जीरो, है ना। काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी है जो आप बोलो इसको, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। मैकेनिकल में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही आ जाती है बच्चों, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, अंडरस्टैंड, और जो फोर्स एक्ट कर रहा है इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो हमको पता है कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। तो बच्चों स्टार्टिंग में जो इस सिलेंडर का अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान दिया तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसकी सिलेंडर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh हो जाएगी, जहाँ h ये वाली हाइट है बच्चों, अंडरस्टैंड, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है mgh, ये h है बच्चों, अंडरस्टैंड। तो रेफरेंस लेवल तो यही है, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो फिर h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, तो वो हो जाएगा mg, और h कितना है बच्चों, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, अंडरस्टैंड। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो कैपिटल R के बराबर है, जो कि सेमी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों है जो फाइंड करनी है आपको। तो आपको क्या करना है कि कैपिटल R में से स्मॉल r अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो mg r माइनस स्मॉल r, इट इज़ द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंड, या सॉरी इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है इनिशियली, ये क्या कब है, जब बच्चों इनिशियली, अंडरस्टैंड। और इक्वल्स टू जब इस पॉइंट पर आ जाता है तो लेट है जो आपकी बॉल की स्पीड, जो सिलेंडर की स्पीड जो है उसको मैं v1 मान लेता हूँ, अंडरस्टैंड। तो हाफ स्मॉल m v1 का स्क्वायर, इसके बाद है जो लेट उस समय जो ब्लॉक है जो ड्यू लेफ्ट में ट्रेवल कर रहा था तो उसकी स्पीड लेट v2 है, तो ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू v2 का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब बच्चों हमको यह भी पता है कि सिंस है जो अगर है जो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स along x axis implies m1 v1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2, v1 और v2 है जो बच्चों उसकी वेलोसिटीज है along x axis, along x axis। तो ये वाला रूल भी फॉलो होता है बच्चों। ये वाला रूल कहाँ से आया, ये वाला रूल आया बच्चों m1 x1 इक्वल्स टू माइनस m2 x2, अंडरस्टैंड। तो फिर है जी इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो m1 dx1 बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस m2 dx2 बाई डी टी, ये हो गया बच्चों m1 v1 और ये हो गया माइनस m2 v2, अंडरस्टैंड। तो इसी को डिफ्रेंशिएट करने पर है जो आपको ये मिल जाता है। हाँ, तो फिर है जो यहाँ से हम क्या करें बच्चों, v1 की, ये v1 है जी किसकी स्पीड है बच्चों, अब ये इसके लिए यहाँ अप्लाई करें तो स्मॉल m मास ऑफ द सिलेंडर, v1 स्पीड आपकी सिलेंडर की, ये किसके लिए है, v1 है जो v1 जो है ये फॉर सिलेंडर और v2 है फॉर ब्लॉक, अंडरस्टैंड। तो m स्मॉल m इंटू v1 माइनस कैपिटल M इंटू v2, तो फिर बच्चों जो आपके लिए जो v1 की वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो, v1 इक्वल्स टू माइनस कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू v2, और इसको मैं जो इसके अंदर पुट करूँगा बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ बच्चों। तो ये हो गया बच्चों mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस जीरो हाफ m1 v1 स्क्वायर
इस V1 की जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो डायरेक्ट है जो सिलेंडर की आपको है जो क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी एट द मोमेंट व्हेन दिस सिलेंडर रिचेस द बॉटम पॉइंट B। तो फिर बच्चों ये हो जाएगा mg कैपिटल R माइनस स्मॉल r हाफ m V1 हो जाएगा बच्चों माइनस कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू V2 का स्क्वायर। डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ही लिखो बच्चों, क्योंकि स्क्वायर मैग्नीट्यूड का ही होता है, अंडरस्टैंड। माइनस साइन है तो केवल ये बताता है कि जो दोनों की स्पीड एक दूसरे के अपोजिट है, अंडरस्टैंड। और प्लस हाफ m V2 का स्क्वायर। हाँ, अब बच्चों यहाँ से मैं हाफ m V2 का स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, है ना, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ बचेगा कैपिटल M और स्मॉल m बचेगा बच्चों, क्योंकि यह स्मॉल m स्क्वायर था, m से उसका स्क्वायर कैंसिल हुआ तो स्मॉल m और बचेगा। और यहाँ से ऊपर से कैपिटल M का स्क्वायर था, उसमें से एक m तो मैं यहाँ काम में ले चुका हूँ और यहाँ एक m यहाँ आएगा, अंडरस्टैंड। और V2 स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो ये +1 हो गया, अंडरस्टैंड। और इसको और सॉल्व कर लें हम, तो हाफ m V2 का स्क्वायर कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m। और ये चल रहा है बच्चों mg r माइनस स्मॉल r। अब V2 के लिए सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, अंडरस्टैंड। तो अगर ये इक्वल्स टू ये है, तो अगर मैं V2 के लिए सॉल्व करता हूँ, V2 के लिए, तो ये क्या आएगा बच्चों, देखना। ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, 2 m इंटू m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर g और कैपिटल R माइनस स्मॉल r, अंडरस्टैंड। और ये कैपिटल M बच्चों अपॉन में आएगा, और ये इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m फिर अपॉन में आएगा। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर है बच्चों, रूट से बाहर निकाल लो आप इसको, 2g कैपिटल R माइनस स्मॉल r m इंटू m प्लस स्मॉल m, इट विल बी योर आंसर, अंडरस्टैंड। यानी आपके जो ब्लॉक की स्पीड जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी बच्चों, अंडरस्टैंड। इट इज़ द स्पीड ऑफ ब्लॉक। ये जो ब्लॉक की स्पीड है बच्चों, स्पीड ऑफ ब्लॉक किस मोमेंट पे है, जब ये वाला सिलेंडर है जो स्लिप होकर इस बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो उस समय जो ये जो नीचे वाला ब्लॉक जो है वो ड्यू लेफ्ट ट्रेवल कर रहा था, ये हमने चेक किया था। तो उसकी स्पीड बच्चों ये होगी कब, जब वो सिलेंडर स्लिप होता हुआ बॉटम पॉइंट बी के ऊपर पहुंच जाता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन है जो बच्चों आपको समझ में आया होगा। सॉरी, मैंने जो अपना ये वाला जो वीडियो है कुछ लेट डाला है, इसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी था। अब मैं जो इसको वापस कंटिन्यू, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, एंड ऑल द वीडियोज़ विल गिवन टू यू एट रेगुलर इंटरवल आफ्टर फिक्स इंटरवल, अंडरस्टैंड। तो मैं जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये एजुकेशन समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।